नमस्कार, सिटी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं ताबिश हुसैन राजधानी दिल्ली से आपके सामने हाजिर हूँ और आज सिटी सेंटर की शुरुआत उस खबर से करेंगे जो सीधा आपकी जेब पर असर डालती है। जी हाँ, पेट्रोल डीजल की कीमतें 20 फरवरी तक 12 बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया। उसके बाद 2 दिन थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन एक बार फिर से तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। महानगरों में सबसे ज्यादा मुंबई में कीमतें हैं। यहाँ पेट्रोल 97 रुपए 34 पैसे तो डीजल 88 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए 93 पैसे और डीजल 81 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर हो गया है। इसके अलावा देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं तो इससे आम जनता खासी परेशान है। लोगों का कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करनी चाहिए। मेरा नाम सोनू, दिन पे दिन बढ़ते जा रही है पेट्रोल का दाम। इतना एडजस्ट कैसे करे? खाएगा या कमाएगा कि पेट्रोल में पूरा पैसा उड़ाएगा? क्या साल चलाना बोलो सर, गाड़ी छोड़ देना क्या? दिन पे दिन पेट्रोल का महंगाई इतना बढ़ा दिया तो हम गरीब लोग कैसा चलाना, कैसा आना, घर कैसा चलाना। अब इस गरीबी में बताओ क्या बंदा खाएगा, क्या रखेगा, क्या जोड़ेगा, क्या घर पे देगा? सब तरह देखना पड़ता है। टेंशन में दिमाग खराब रहता है इधर उधर। टूल किट मामले में आरोपी दिशा रवि को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आज जमानत दे दी। कोर्ट ने पुलिस की कहानी और दावों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि पुलिस के सबूत काफी कमजोर हैं। इसके आधार पर एक 22 साल की लड़की को जेल में नहीं रखा जा सकता जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इससे पहले मंगलवार को एक दिन की रिमांड के बाद दिल्ली पुलिस दिशा की 4 दिन की रिमांड मांग रही थी कि सेशंस कोर्ट ने दिशा रवि की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। उस वक्त दिशा अपनी बहन के गले लगकर भावुक हो गई। मुझको तो रिलीफ हो गया। अभी मैं बहुत खुश हूँ, मुझे राहत मिली है। भारतीय न्याय व्यवस्था में मेरा भरोसा है। भारत में सच का मोल है। जिन लोगों ने उसका समर्थन किया उनको मैं कैसे धन्यवाद करूं? वो आएगी तो उसे गले लगाऊंगी और खाना खिलाऊंगी। जब भी दिशा ने हमसे बात की उसने हमें ताकत दी। मेरी बेटी मजबूत और बहादुर है। मैं भी मजबूत और बहादुर हूँ। मेरा हर माता पिता को यही संदेश है कि वो ऐसे मुश्किल समय में अपने बच्चों के साथ खड़े रहें। न्यायಕ್ಕೆ सपोर्ट ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು। जमानत देते वक्त कोर्ट ने पुलिस के सभी आरोपों और दावों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस के सबूत आधे अधूरे हैं। अदालत ने पुलिस के सारे दावे तार तार कर दिए। कहा टूल किट बनाना अपराध नहीं है। टूल किट की जो सामग्री सामने आई उसमें देशद्रोह जैसी कोई बात नहीं। किसी खालिस्तानी संस्था से दिशा की सांठगांठ के कोई सबूत नहीं है। 26 जनवरी की हिंसा भड़काने का भी कोई सबूत नहीं है। जितने लोग 26 जनवरी की हिंसा के लिए गिरफ्तार हुए उनमें से किसी ने दिशा से संपर्क की बात नहीं मानी। शांतनु के 26 जनवरी को दिल्ली आने में भी कोई बुराई नहीं। सरकार के विरुद्ध बोलना या उससे असहमति रखना अपराध नहीं है। ऐसे कोई सबूत नहीं है जिससे दिशा की अलगाववादी सोच साबित हो। अदालत ने यह भी कहा कि ये समझ से बाहर है कि प्रार्थी ने अलगाववादी तत्वों को वैश्विक प्लेटफॉर्म कैसे दिया। कोर्ट ने कहा कि दिशा पुलिस की जांच में सहयोग करती रहें और अदालत की इजाजत के बगैर देश न छोड़ें। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हमारी सभ्यता 5000 साल पुरानी है। कोर्ट ने ऋग्वेद का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे पास ऐसे कल्याणकारी विचार आते रहें जो दबे ना और जिन्हें कोई बाधित ना कर पाए। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में साजिश साबित करना आसान काम नहीं। नई दिल्ली से कैमरामैन एन रवि और मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। किसान महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए प्रियंका गांधी आज मथुरा पहुंची। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जनता की आवाज उठाना मेरा कर्तव्य है और जहां जहां अन्याय होगा मैं लड़ती रहूंगी। आप रैली में आ रही थी, वो बात हो रही थी कि लोग ये कह रहे थे कि अब प्रियंका गांधी को, अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो इसलिए जुड़िए क्योंकि प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री बनाना है। ये आपके आने से पहले स्टेज पर अनाउंस हो रहा था। तो क्या उनकी बातों पर को कैसे देखें हम कि प्रियंका गांधी क्या कांग्रेस की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार है? मैम, मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। ये मेरा कर्तव्य है। जनता की आवाज उठाना मेरा कर्तव्य है। चाहे जनता दुखी हो, किसी को, जैसे आपने कहा पिछले साल मुजफ्फरनगर गई, मैं मेरठ गई, मैं बिजनौर गई, इस साल भी जा रही हूँ। किस लिए? क्योंकि लोग दुखी हैं। लोग चाहते हैं कि कोई उनकी सुनवाई करे, कि उनकी जो, जैसे ये लड़की जो मेरे पास आई, कोई उनकी, अगर उसकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही तो वो चाहती है कि सुनी जाए, उसकी आवाज़ कहीं पहुँचे जहाँ पे उन्हें न्याय मिले।
तो मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। मेरा कर्तव्य ये है कि उनकी आवाज ऐसी जगह पहुँचे जहाँ से उन्हें न्याय मिले। और हम कितना देखेंगे यूपी में कितना देखेंगे प्रियंका गांधी को हम लोग? ये मैं लड़ूंगी जहाँ जहाँ न्याय है, मैं न्याय के लिए लड़ूंगी। अब खबर बेंगलुरु से। यहाँ पर निजी और सरकारी अनुदान पर चलने वाले स्कूलों को फीस में 30% के कटौती का आदेश रास नहीं आ रहा है। इसके विरोध में आज स्कूलों के प्रबंधन और शिक्षकों ने रैली की और मांग है कि यह आदेश वापस लिया जाए। ये तस्वीर रेस कोर्स रोड फ्लाईओवर की है। निजी और सरकारी अनुदान की मदद से चलने वाले स्कूलों के शिक्षक और प्रबंधन के साथ साथ सपोर्ट स्टाफ की विराट रैली। इनकी मांग है कि सरकार स्कूल फीस में 30% कटौती के फैसले को वापस ले, क्योंकि स्कूलों की हालत महामारी की वजह से पहले से ही खराब है। जो वादा किया सरकार ने, जो अपना संदेश दिया वो वापस ले कि 30% जो कटौती है वो वापस ले, ताकि पूरा सब नॉर्मल में हो सकता है। बंद कर देंगे तो हमारा जीना कैसा चलेगा? हमारी फैमिली भी तो चलनी चाहिए ना, इसीलिए हम स्ट्राइक पे आए हैं यहाँ पे बेंगलुरु पे। दूसरी तरफ अभिभावकों का संगठन सरकार पर दबाव बना रहा है कि वो अपने फैसले को वापस न ले, क्योंकि कोरोना की वजह से उनकी भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जबकि स्कूलों का हाल ऐसा बुरा नहीं है। If they are so aggrieved by the government order, अगर इन्हें सरकार के फैसले से इतनी तकलीफ है तो इन्हें चाहिए कि अपने ऑडिटेड अकाउंट के साथ आमने सामने बैठकर सरकार से बात करें, ये साबित करें कि उनके दावे सही हैं। सड़कों पर उतरकर इस तरह हंगामा करने से क्या फायदा है? let them get their claims validated and approved from the department. Why are they on the streets? देखना है इस दोहरे दबाव के बीच सरकार क्या रास्ता निकालती है। ये वो शिक्षक हैं जो दिन भर बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाते रहते हैं कि कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क पहनें, लेकिन सवाल रोजी रोटी का है, इसलिए इस तरह न चाहते हुए भी ये सब इकट्ठा हुए हैं। सरकार पर दबाव अभिभावकों का भी है, जिनकी आमदनी कम हो गई है। ऐसे में अब सरकार बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिमी यूपी के तमाम गांवों में कृषि कानूनों से नाराज किसान बीजेपी के नेताओं का विरोध कर रहे हैं। कल मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में मंत्री संजीव बालियान का विरोध कर रहे किसान पीटे गए। किसानों का आरोप है कि संजीव बालियान के लोगों ने उन पर लाठी डंडों से हमला किया। वहीं बालियान का कहना है कि आरएलडी के लोग नारेबाजी कर रहे थे, जिन्हें गांव वालों ने भगा दिया। मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में आज किसानों से मिलने आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह पहुंचे तो उनके साथ नाराज किसानों का एक हुजूम उमड़ा। कल यहां मंत्री संजीव बालियान के आने पे नारेबाजी कर रहे किसान पीटे गए थे। यहां हुई पंचायत में अजीत सिंह ने बालियान के खिलाफ एफआईआर कराने की मांग की। आखिर जब कोई आएगा मंत्री तो क्या किसान उससे नहीं पूछेगा हमारे गन्ने का काम कब मिलेगा? तो उस पर हमको नाराज होने की क्या जरूरत है? और अगर वो जवाब नहीं देंगे, भैया राजनीति में गलत काम करोगे तो जिंदाबाद मुर्दाबाद सब तरह के नारे लगेंगे। उसका मतलब ये थोड़ी कि आप उनकी पिटाई करोगे। आप सुनिए या जवाब दे दीजिए, सेटिस्फाई कीजिए लोगों से, बात कीजिए लोगों से। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से ही एमपी हैं। उनका कहना है कि वो किसी की रस्म पगड़ी में गए थे, वहां आरएलडी के लोगों ने नारेबाजी की, जिनको गांव वालों ने पीट के भगा दिया। आइडेंटिफाइड राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता थे। आपके लोग भी घायल हुए इसमें? देखिए, मैं उसके बाद वहां से चला आया था, मैं दूसरे गांव में जाना पड़ा था। ये जरूर है कि मैं बाहर आकर भगदड़ मची, जब हम आए तो मार पिटाई होकर उनको गांव वालों ने भगाया। शामली के भैंसवाल गांव में भी संजीव बालियान के पहुंचने पे किसानों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की थी। सरकार ने उन्हें किसानों को मनाने का काम दिया है। सत्ता समर्थित लोगों के किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी कहने से वे नाराज हैं। जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी, हमारे गन्ने का भाव नहीं मिलेगा, समय पे भुगतान नहीं होगा, किसानों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो वापस नहीं होंगे, तब तक इन लोगों का
गांव में घुसना कठिन हो जाएगा। संजीव बालियान शामली में जब लिसाड़ गांव में गठवाला खाप के चौधरी बाबा हरिकिशन से मिलने गए तो वहां भी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। तुम हो गुलाम, तुम अपनी एक तय क्यों नहीं करते? ये तो बंदे रख लेंगे, अपना जो का कुमार खाओ। सरकार क्या करेगी? धारा कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं करे। एक तय बनाओ और कहीं ना जाओ। शामली के कसेरवा गांव में भी काफी किसान बीजेपी से नाराज हैं। यहां वे बीजेपी विरोधी नारे लिखे बैनर लेकर जुलूस निकाल चुके हैं। इस गांव में उन्होंने बीजेपी नेताओं के खिलाफ जगह जगह पोस्टर भी लगा दिए हैं। और सीधी सी बात है, हम अपने गांव कसेरवा कला में बीजेपी के किसी भी नेता का आने पर विरोध करेंगे। स्पष्ट बात है, विरोध होगा। हमारे साथ जो नेता होगा वो ठीक है, जो किसानों का साथ देगा हम उसका साथ देंगे, जो किसानों का साथ नहीं देगा हम उसके साथ नहीं देंगे। पश्चिमी यूपी के किसान कृषि बिल से नाराज तो हैं ही, इस बात से भी नाराज हैं कि कभी उनके आंदोलन को जाटों का आंदोलन कहा गया, कभी उन्हें खालिस्तानी तो कभी आतंकवादी बताया गया। गन्ने का भुगतान नहीं होने की भी उनके अंदर नाराजगी है और ये सारी नाराजगी बीजेपी नेताओं पे उतर रही है। शामली में शाहनवाज, मुजफ्फरनगर में दिलशाद और मुरादाबाद में अनवर के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। अब बात कोरोना की करते हैं। कुछ राज्यों में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए अब स्वास्थ्य मंत्रालय की नजर ज्यादा से ज्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग पर है। इस एनालिसिस के जरिए ये जानने की कोशिश है कि कहीं नए स्ट्रेन की वजह से तो कोरोना के मामले तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। क्या कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से मामले बढ़ रहे हैं? इस सवाल के जवाब के लिए 3 से 4 दिनों का और इंतजार करना पड़ेगा। वायरस के स्वभाव, असर और बढ़ते मामलों की गुत्थी सुलझाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय जीनोम सीक्वेंसिंग की मदद ले रहा है। महाराष्ट्र और केरल दोनों राज्यों से पिछले 1 महीने में करीब 800 से 900 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। इसके अलावा पंजाब और बैंगलोर से भी सैंपल मंगवाए गए हैं। केरल और मुंबई में माइक्रो लेवल पर निगरानी रखी जा रही है, इस बात की कोशिश कि कहीं नए जगहों पर क्लस्टर तो नहीं बन रहे। इंडिया में अभी तक 6000 से ज़्यादा जीनोम सीक्वेंस हो चुके हैं और उन सारे जीनोम्स के सीक्वेंस को लेके सीसीएमबी ने एक स्टडी किया, जिससे पूरे जो भी म्यूटेशंस हैं उनको कैटलॉग करके तो करीब अभी तक 7000 से ज़्यादा म्यूटेशंस शुरू से लेके आज तक हमने रिकॉर्ड किए हैं। ज़्यादातर इसमें म्यूटेशंस कोई ख़ास मायने नहीं रखते, क्योंकि वो आते हैं और उसके बाद परसिस्ट नहीं करते, चले जाते हैं। लेकिन इन्हीं म्यूटेशंस में कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कि बाद में आगे चल के ज़्यादा प्रोमिनेंट वेरिएंट बन के उभर सकते हैं। लेकिन इस स्टडी से ये तो क्लियर है कि बहुत सारे म्यूटेशंस लगातार बन रहे हैं और नए वेरिएंट्स बनने की संभावना है। नज़र इस बात पर भी है कि ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका की तरह नए स्ट्रेन भारत में भी नई कोरोना लहर न ला दें। आखिर इन दोनों देशों की जलवायु भारत जैसी ही है। चिंता और चुनौती के बीच अब कोशिश बढ़ते मामलों से निपटने की है। जब मामला थम सा रहा है तो कुछ राज्य चिंता बढ़ा रहे हैं। नया स्ट्रेन, नई चुनौती तो नई रणनीति। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। सिटी सेंटर में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप देखिए सोशल मीडिया पर क्यों छाए हुए हैं चाट वाले चाचा। बागपत में हुई दुकानदारों की लड़ाई सोशल मीडिया पर छाई हुई है। चाट पर हुई इस लड़ाई में चाट वाले चाचा कैसे लोगों की चर्चा में छाए हुए हैं, अरुण सिंह की रिपोर्ट आप देखिए। ये कहानी है चाट और चाचा की। चाचा अपनी लुक्स की वजह से पूरे इंटरनेट पर इस वक्त फेमस है। 22 फरवरी को बागपत के बरौत में एक फाइट होती है जो इस वक्त वायरल है पूरी तरह से। लेकिन हरिंदर, जिन्हें चाचा बुलाया जा रहा है, वो पॉपुलर हो गए हैं अपनी लुक्स की वजह से, क्योंकि किसी का कहना है कि वो आइंस्टाइन जैसे नजर आ रहे हैं और कोई उन्हें वायरस बुला रहा है, वो कैरेक्टर जो बमन ईरानी ने 3 इडियट्स में प्ले किया।
लेकिन 40 साल के हरिंदर उर्फ चाचा के मुताबिक ये लड़ाई ग्राहकों के पीछे हुई। चाचा का कहना है कि नजदीकी दुकान वाले ने उनकी दुकान से ग्राहकों को लौटा दिया। बिकती तो इनकी है नहीं, चिल्ला में आगे दुकान पड़े, वापसी कर जा, मार पिटाई करें। आज भी आपके साथ यही? हाँ, आज यही काम करा। 22 फरवरी को हुई इस लड़ाई में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया और जब गिरफ्तार होकर बैठे इन लोगों की तस्वीरें आई तो इंटरनेट पर फिर से चल पड़ा कि थाने में पारी हो रही है। इसी के साथ हमारी चिट चाट का वक्त होता है खत्म। अरुण सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो इसी के साथ आज के लिए सिटी सेंटर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।